निमंत्रण आते हैं बच्चों के लिए, लेकिन हर जगह जाना संभव नहीं हो पाता, समय का अभाव रहता है, लोग नहीं आ जाते हैं। लेकिन ऐसा संयोग है कि आज मुझे घर भी जाना था और आप लोगों के साथ सीधा दिल्ली से यहाँ आ गया, तो ये गुरुदेव का आशीर्वाद द्वारा मैं उपस्थित हुआ हूँ। मैं मेरे जीवन के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से एक ट्रक चालक के बेटे से मैंने जो भारत की सबसे कठिनतम परीक्षा है इंग्लिश परीक्षा उसको पास किया। उसमें क्या क्या मुझे चुनौतियाँ आई और उनसे मैंने क्या सीखा और कैसे मैं अपने आप को मोटिवेट करता। तो दोस्तों, जब मेरे पिताजी बहुत ही साधारण परिवार से, जैसा कि अपन जानते हैं अपने जो भी परिवारजन है, तो हमें संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि पहले हमारा पुस्तकीय काम था मिट्टी के बर्तन बनाना, वो काम ठीक था, लेकिन जैसे ही फ्रीज आए और उसके बाद मट्टी का यूज है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो जैसे ही ये उपयोग खत्म हुआ, उसके बाद समाज में बेरोजगारी आ गई, हमारे आर्थिक दरिद्रता या आर्थिक विफलता है वो आ गई, जो रोजगार विहीन हो गई हमारे पास। भाई अब जैसे कोई अगर जो मैं जैसे खाती है या सुना रहे, तो उनके लिए पुस्तकीय काम आगे तैयार है, लेकिन हमारे सामने रोजगार का संकट आ गया और इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब समाज में एक दिशाहीनता की स्थिति आ गई कि क्या करें। तो जो पड़ोस में जो कोई कर रहा है, कोई अगर कारपेंटर का काम कर रहा है तो उधर चली गई, कोई अलग अलग चली गई। तो ऐसी हमारे समाज को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन मेरे पिताजी भी पहले मिट्टी के बर्तन बनाते थे गांव में, और किसी कारण से वो पढ़ नहीं पाए, तो उन्होंने एक बड़ा सपना देखा, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। जैसे गांव में दिन को मिट्टी के बर्तन हमारा जो दोपहर तक बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, उसके बाद शाम को फिर बर्तनों को एकदम उनको संभाल के सही करके फ्री हो गए, फिर मुझे वो पढ़ाते थे। मुझे अभी याद है कि आपका जो बचपन है, जो 5 साल के बाद आपका मस्तिष्क तैयार हो जाता है नई चीजों को ग्रहण करने के लिए। उस टाइम, उस समय अगर सही संस्कार और सही हमें मार्गदर्शन मिले तो हम भी एक बड़ा सोच सकते हैं। तो मेरे पिताजी मुझे गांव में जो उस टाइम टीवी लाइटें भी घर होती नहीं थी, चिमनी की रोशनी में पढ़ाते थे। और फिर मुझे कहानियाँ सुनने का शौक था बड़े आदमियों के बाद। तो जैसे दादी माँ के साथ बैठता तो दादी माँ महाभारत की, रामायण की कहानियाँ सुनाती। हमारे देखना, हमारे जो भी हमारे अध्यात्म है, हमारी संस्कृति है, तो हमेशा एक नायक होता है, एक राजा होता है जो न्याय करता है, एक महान काम करता है। तो ऐसे भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की दादी माँ से कहानियाँ सुनता, ऐसे ही पापा से कहानियाँ सुनता। हमारे जो महापुरुष है, हमारे जो राष्ट्र निर्माता है, जैसे जो स्वामी विवेकानंद है, डॉक्टर अम्बेडकर है, लाल बहादुर शास्त्री जी, और भी ऐसे लोग जिन्होंने, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिन्होंने जमीन से उठ के और आसमान तक का सफर तय किया। डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बताते थे कि कैसे वो सड़क के किनारे जो स्ट्रीट लाइट है वहाँ पर पढ़ते थे, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई, शिक्षा को एक माध्यम बनाया और देश का संविधान लिखा। दुनिया के सबसे जो शिक्षित लोगों में से एक थे। ऐसे ही लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बताते थे कि कैसे उनका इतना सादगी भरा जीवन था कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो एक पेन का उपयोग नहीं करते थे घर के काम के लिए। ऑफिस का जो भी चीज़ है तो ऑफिस के लिए ही है। तो इस तरह की कहानियाँ, ऐसे एक हेलन केलर की कहानी सुनी थी मैंने, पापा ने बताया थी। अमेरिका में एक लड़की थी जो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, हेलन केलर नाम था उसका। तो आप सोचो आज से 150 साल पहले की बात होगी ये, और तब उसने ठान लिया कि आप सभी लोग पढ़ते हैं तो मैं भी पढ़ूंगी, और उसने पढ़ाई की। उस टाइम फिर ब्रेल लिपि का आविष्कार हुआ, और आज जो हमारे दिव्यांगजन हैं, जो दृष्टिबाधी जन हैं, तो आज वो आराम से पढ़ लिख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन उस टाइम उन विफलताओं के बावजूद उन्होंने पढ़ाई लिखाई की। हेलन केलर की जो बायोग्राफी है उसमें बॉलीवुड की एक मूवी, जो सिनेमा में एक मूवी भी बनी है। तो इस तरह से
एक संघर्ष करके और एक मुकाम को हासिल किया। तो इस तरह की कहानियां तो मैं बचपन से ही सुनी, तो मेरे मन में भी था कि यार जीवन में कुछ काम करना है, कुछ मुझे भी बड़ा आगे बनना है। यही तमन्ना मेरे मस्तिष्क में आ गई। वो पिताजी मुझे पढ़ाते थे, मुझे समय लेते थे। आजकल जैसे हम देखते नहीं है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को लेके अगर बैठता है क्या, उस जब मैंने बहुत कम देखा है कि हम अपने बच्चों के पास 5-10 मिनट भी बैठे, हम अपने फोन में बिजी रहते हैं और बच्चा अपना खेलता कूदता है। तो मेरे पिताजी क्या स्कूल में क्या पढ़ा क्या, तो वो खाली समय अपना मुझे ही देते थे और पढ़ने में मुझे रुचि भी थी। और एक था कि मुझे ये बातें पता चल गया कि बड़ा बनना है तो शिक्षा के माध्यम से मैं बड़ा बन सकता हूँ। तो पढ़ाई लिखाई करता, फिर गांव के जो शिक्षक थे उन्होंने कहा कि ये बच्चा ठीक है पढ़ने में, तो आप इसको शहर ले जाओ और वहाँ पर पढ़ाओ, गांव में तो ऐसे थोड़ा एनवायरमेंट सही नहीं है ऐसे, और आगे अच्छी पढ़ाई करो। तो पिताजी मुझे शहर में लेके आए और वहाँ पर उन्होंने फिर काम चेंज किया, ट्रक चलाने लगे, दूसरों का ट्रक चलाते और मुझे वो पढ़ाते। फिर मेरे अंदर भी एक जिम्मेदारी थी, बचपन से ही मतलब एक जिम्मेदारी भी थी कि बाकी बच्चों के लिए मुझे समय को वो व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि ट्रक ड्राइविंग है वो बहुत ही टफ काम होता है, ना सोने का समय मिलता है ना कुछ खाने का टाइम देता है, बाहर प्रवास ट्रक पे आपकी जिंदगी चलती है। तो मुझे हमेशा ये ध्यान देता था, इसलिए मैं बहुत ही जिम्मेदारी से पढ़ता। मुझे कोई कहता नहीं था कि तो पढ़ाई कर, मैं अपनी जो एक आत्म जो एक स्वाभिमान या कर्तव्य भावना थी कि मेरे पिताजी अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं मुझे पढ़ाने के लिए, तो ये मेरा दायित्व है, एक पुत्र धर्म है कि मैं भी जो मैं काम कर रहा हूँ उसको पूरी समर्पण से करूँ। तो पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट भी आता और मैं पढ़ाई करता। और पिताजी भी मतलब अपना कहते हैं ना कि अपने इधर ऐसी परंपरा है कि अपना कलेजा निकाल के दे देते हैं। अपने माँ बाप होते हैं वो अपना सर्वस्व जो है समर्पित कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। पश्चिमी देशों में जैसे जो यूरोप या अमेरिका के देश हैं, अमेरिका है, तो वहाँ पर ऐसी संस्कृति नहीं है। वहाँ पर माता पिता का बच्चों से इतना लगाव नहीं होता। वहाँ 16 साल के बाद बच्चे को निकाल देते हैं कि अब जाओ, तो बच्चा खुद लोन लेता है और फिर वो आगे पढ़ाई करता है और अपने आप रहता है, घर से भी निकाल देते हैं। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा में क्या है, क्योंकि अंग्रेजों में ऐसे होता है कि फिर माँ बाप जो है वो बच्चे मदर्स डे या फादर्स डे पे मम्मी पापा से बात करते हैं, वो बाकी टाइम बात ही नहीं करते। इसलिए हमारे उधर ये होता है ना मदर्स डे, तो बच्चा कहीं है तो वो मदर्स डे पे या बर्थडे जन्मदिन जिसको आजकल हम मनाते हैं, तो वो जन्मदिन पे या मदर्स डे पे अपनी माँ को याद करता है या पिताजी को फादर्स डे पे याद करता है। जनरली वहाँ ऐसा होता नहीं है, लेकिन हमारा क्यों, और वहाँ पर क्या होता है कि माँ बाप जो जैसे आदमी कमाने लगता है ना, तो वो आगे अपने पेंशन की सोचता है कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगा तो उसके बाद मुझे क्या करना है, तो वो बचत करता है अपनी कि रिटायरमेंट के बाद में ऐसे ऐसे। लेकिन हमारे भारतीय परंपरा में क्या है कि जो रेसिप्रोसिटी की भावना होती है कि भाई जैसे मेरे पिताजी ने सब कुछ समर्पित कर दिया, कुछ भी उन्होंने कभी नहीं सोचा कि रिटायरमेंट, उन्होंने तो उल्टा कर्जा लेके भी मुझे पढ़ाया। उनको मन में ये नहीं था कि मुझे भविष्य की चिंता है, क्योंकि हमारी जो परंपरा है उसमें यही चली आ रही है कि जैसे ही वो रिटायर मतलब पिता रिटायर होता है तो पुत्र है उसका दायित्व बनता है और समाज भी उसको कहता है कि पुत्र धर्म है, अब तुम बुढ़ापे में इनकी सेवा करो। तो अब तक तो ठीक चल रहा था, लेकिन आजकल जो है बच्चे अपनी इस धर्म को भूल जाते हैं और जो बच्चे हैं वो भी खास करके यहाँ बस सास ससुर के पास नहीं रहना। तो अगर आप ऐसी भावना रखोगे तो फिर जो आपके बच्चे होंगे वो देखेंगे कि अच्छा मेरे दादा दादी नहीं है, तो अच्छा इनको फिर जैसे शहरों में हो रहा है, दिल्ली और ऐसे बड़े शहरों में कि बच्चे अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ के आ जाते हैं, फिर जब वो बुजुर्ग होंगे तो उनके बच्चे भी उनको वहीं पटक के आ जाएंगे। तो भारत की आत्मा है वो गाँव में बसती है। हमारे यहाँ जो आज भी जो भारत की आत्मा, जो भारत के संस्कार है, जो हमारी संस्कृति है, हमारे मूल्य हैं, वो हमारे गाँव में बसते हैं। गाँव में है वो आत्मीयता है, वो अपनापन है, और यही अपनापन है जिसके कारण मैं यहाँ पर आ गया आपसे दोबारा मुलाकात करने। तो बहुत संघर्ष करते हैं और मैं उनको देखता, अगर बोनस भी मिलता तो बोनस दिवाली पे मालिक बोनस देते तो उनसे खुद के कपड़े ना खरीद के मेरे लिए ड्रेस ले आते
कि भाई मेरा बच्चा है वो सबसे बढ़िया रहे। तो उस चीज़ों से मुझे एक सकारात्मक एक जिम्मेदारी रहती। और उस टाइम आईएएस का कुछ ज़्यादा पता नहीं था। फिर धीरे धीरे आसपास डॉक्टर्स बहुत हो रहे थे, नीट की इनकी तैयारी कर रहे थे। तो फिर मैंने भी 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम नीट के बारे में सोचा। तो 12वीं तक तो मैंने नागौर में ही किया। 12वीं से ही मैं मतलब नीट की किताबें ले आया था और उनको पढ़ने लग गया था। जो प्रैक्टिकली किताब थी बॉटनी की, मुझे आज भी याद है, तो उस पर मैंने ऐसे नाम लिख दिया था, डॉक्टर पवन कुमार। तो जो वाइवा लेने आया था एक्सटर्नल, तो उसने कोई किताब मंगाई तो संयोग से मेरी किताब दे दी। तो मुझे उसने कहा कि पवन कुमार नाम देकर कि डॉक्टर पवन कुमार। मैंने कहा सर मुझे डॉक्टर बनना है, तो अभी से ही फिर हंसने लग गए। फिर वाइवा से जो भी क्वेश्चन पूछे उन्होंने सारे बता दिए, तो उसने बहुत अच्छे नंबर दिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने उस समय मुझे डॉक्टर का ही पता था, तो उसको लक्ष्य बनाया और दिन रात एक किया और मैंने जो नीट का जो पीएमटी का एग्जाम होता है उसको क्लियर किया। उसके बाद फिर जो बीडीएस किया मैंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर से। और यहाँ पर हमारे जो सीनियर से आईएएस की तैयारी करते थे, तो यहाँ पर मुझे पता चला जो जयपुर है वो राजधानी है, एक बड़ा शहर है, तो यहाँ पर हमारा जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा होता है। जैसे हम बड़े शहर में जाते हैं तब हमें पता चलता है कि दुनिया हमारे गांव से बाहर भी है। तो वहाँ पर लोगों से मिला, वहाँ पर तो बहुत सचिवालय आईएएस और लोग रहते हैं, सीनियर भी तैयारी कर रहे थे। तो फिर मैंने आईएएस की तैयारी का सोचा और जो पर अब सोचा, लेकिन कोई मार्गदर्शन है, कोई बताने वाले वो कोई लोग नहीं थे। तो खुद से ही दिल्ली चला गया और वहाँ पर थोड़ी कोचिंग की, ऑप्शनल सब्जेक्ट की और वहाँ पर पढ़ाई की। तो आईएएस प्री तो मेरा क्लियर हो जाता, लेकिन मेंस मेरा रह जाता। फिर भी मैंने मतलब स्टार्टिंग में तो मुझे लगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, कैसे कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी मैंने एग्ज़ाम दिया। तो फिर 3-4 साल बाद मेरा फिर है ना जो इंटरव्यू तक पहुँचना चालू हुआ। तो एक बार जैसे ही हम जो आईएएस परीक्षा होती है उसके 3 स्टेप होते हैं, प्री परीक्षा, मेन, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। तो जब हम प्री क्लियर कर लिया था, मुख्य परीक्षा को क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचा, तब मुझे भी एक आत्मविश्वास आया कि नहीं यार हो तो जाता है एग्जाम। एक जीवन में वो एक ऐसा दौर था कि जो है नकारात्मकता थी, क्योंकि 3-4 साल हो गए थे, रिजल्ट आ नहीं रहा था और लोग भी ताने मारने लग गए, पूछने लग गए। मम्मी कहीं जाते थे वो दुकान वाला कि कलेक्टर साहब कहाँ हैं, तो मतलब मजाक बनाने लग गए थे। लेकिन ये मुझे पता था कि ठीक है कोई बात नहीं। अपने आप को मैंने मोटिवेट रखा। उस टाइम भगवान श्री राम के बारे में मैं मतलब रामायण की वो बातें याद आती थी कि भगवान श्री राम ने वो 14 साल का वनवास काटा, तो उनके भाग्य में लिखा हुआ था कि हाँ ये है तो उसको कोई नहीं टाल सकता, आप मेहनत कर सकते हो लेकिन सफलता है वो आपके हाथ में नहीं होगी। और भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं, गीता को भी मैंने पढ़ा कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ ते संगोत्सव कर्मणि। तो मतलब कि तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो बस इसी निष्काम भाव के साथ और मैं कर्म करता गया। 3 बार मैं आईएएस इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन किसी कारण से कभी मतलब वही होता है कि भाग्य जब चाहता है तभी मिलता है। तो फाइनली मैंने अंतिम प्रयास में जो है आईएएस परीक्षा क्लियर कर लिया 5 सितंबर में के साथ। तो जो असफलता है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सफलता ही सफलता आदमी को मिलती रहे। मुझे लगता है कि असफलता से हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं। हमें पता चलता है उस समय कि जो हमारे साथ कौन है। जब दुख होता है, जब हम असफल होते हैं, तभी जो हमारे सच्चे साथी होते हैं उनकी परीक्षा होती है, हमें पता चलता है कि हमारे साथ कौन है। दूसरा, हमें विनम्रता आती है। अदरवाइज अगर हमें पहले प्रयास में मुझे लगता है अगर सफलता मिल जाती तो शायद मैं आपके बीच इस प्रोग्राम में नहीं आता, क्योंकि सफलता है वो हर किसी को मतलब डाइजेस्ट करना, उसको पचा पाना भी मुश्किल होता है और एक इंसान को जो अहंकारी बना देती है। अगर आपको लगातार सफलता मिलती रहे तो आप तो समझोगे कि ये तो बस ऐसा ही है कि बहुत ईजी है, और जो बाकी लोग हैं आप उनको कहोगे यार तुम पढ़ाई में कमजोर हो या तुम ऐसे हो।
लेकिन जब आपने ऐसा महसूस की, आपने जब असफल हुए, तब आपको पता चलता है कि क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या इस परीक्षा में मुझे तैयारी करनी चाहिए, और आप में धैर्य की भावना की जाती है। तो जो मेरे साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आप असफल हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हिम्मत हारो, आप प्रयास करो, अपने आप के स्वास्थ्य पे, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पे ध्यान दो कि कहाँ मैं रह रहा हूँ उस प्रयास। लेकिन उसमें 24 मिनट में कुछ गड़बड़ हो गई थी, तो उसमें कुछ मिला नहीं। फिर मैंने IAS में इधर नहीं हो रहा था, तो 2018 RS की तैयारी की। 1 साल मैंने ब्रेक लिया और फिर मैंने RS का एग्ज़ाम दिया। RS में मेरा हो गया सिलेक्शन, और फर्स्ट पोस्टिंग यहीं बाढ़ में गई थी। और RS का एग्ज़ाम दे के मतलब फिर मैंने IAS की तैयारी वापस स्टार्ट कर दी, जब हमें टाइम मिलता है ज्वाइनिंग के और उसके इंटरव्यू में। तो उस साल फिर जैसे ही यहाँ ज्वाइन किया, 3-4 महीने बाद IAS का रिजल्ट आया और उसमें भी क्लियर हो गया। तो जब मिलता है तो सब कुछ मिल जाता है, ये चीज़ तो आप सोचते हो, बस आप धैर्य रखें, हिम्मत रखें, और परिवार वाले हैं वो भी बच्चों का साथ दें, उन पर थोड़ा ट्रस्ट करें, विश्वास करें। बच्चे अगर बाहर भी पढ़ना चाहे तो आप थोड़ा उनको सपोर्ट करें। और समाज की भी बड़ी जिम्मेदारी है। समाज में जो लोग भामाशाह हैं, जो लोग समर्थ हैं, वो सारे लोग समाज से ही आपने जो भी पाया है वो सब कुछ समाज से ही पाया है। जैसे समुद्र से पानी है वो बादल लेता है, फिर यहाँ बरसता है, वही पानी नदी से वापस जाके समुद्र में मिल जाता है। तो आपके पास भी जो भामाशाह है समाज से ही पैसा आया है, तो आप इसी समाज के लिए ही आप करें, उसका उपयोग करें, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अगर समाज का भला होगा, सबका भला होगा, तो उसमें आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उनका भी भला होगा। और जो ऐसे मैंने भरतरी हरी है, उन्होंने संस्कृत पढ़ा है, मैंने संस्कृत साहित्य जो ऑप्शनल लिया था इसमें। तो भरतरी हरी कहते हैं नीति शतक में कि दान भोगो नाश तीसरो गतियो भवति दृश्य यो न ददाति न भोगते तृतीयो गतियो भवति दृश्य। कि दान भोग और नाश, धन की 3 गति होती है। तो जो न दान करता है न भोग करता है, उसकी तीसरी गति होती है। तो समाज के लिए जो आप कर सकते हैं अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, आप समाज के बच्चे जो मेधावी बच्चे हैं, जो जैसे अभी मेंस पास किया है या जो मेरिट में आए बच्चे, तो उन बच्चों की आप शिक्षा को आप एक बच्चे की शिक्षा या 2 बच्चे, जितने आप सामर्थ्य उसके अनुसार उसकी शिक्षा, उसकी फीस भर दें। पैसे किसी को नगद ना दें, बजाय कि उसकी फीस भर दें कि भाई तुम अगर तैयारी करना चाह रहे हो तो तुम्हारी कोचिंग की फीस मैं दे दूँगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और बाकी सारे सभी लोग जो संकीर्णता या चिंतनवाद उससे निकल के दुनिया बहुत बड़ी है और सभी के लिए बहुत जगह है। तो ऐसे नहीं कि अपने टीम से कॉम्पिटिशन है, हमारा जो भी प्रतिस्पर्धा होती है वो खुद से ही होती है कि हमें अपने आप को, जो भी बच्चे कि बच्चों में जनरली ऐसे होता है कि उससे नंबर ज़्यादा आने चाहिए, उससे नंबर नहीं, हमें खुद को बेहतर बनाना है। कल से जो बेहतर है मेरा आज हो और आज से बेहतर कर लो, तो इस चीज़ पे ध्यान दें। और इसी के साथ मैं सब लोगों को विराम देता हूँ।